स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी फैक्ट्री ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास का पुनरावलोकन देखेंगे। जो PY क्वेश्चन दिया हुआ है इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। PY क्यों जो अभी तक क्वेश्चन आया हुआ है 2022 तक, 1990 से लेकर 2022 तक पुनरावलोकन से संबंधित प्रश्न है। इसको करना बहुत ज़रूरी है। UPPCS RRO का पेपर है, उसमें ज़्यादातर प्रश्न आएंगे। UPPCS RRO का पेपर जो होना है उससे संबंधित प्रश्न मिलेगा आपको। तो हम लोग इसमें सबसे पहले प्राचीन इतिहास से संबंधित टॉपिक को देखेंगे। प्राचीन इतिहास में जो जो टॉपिक है उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। पहला है पाषाण काल, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव एवं भागवत धर्म। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा क्या थी? यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम वंश, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, पूर्व मध्यकाल। तो एक एक करके टॉपिक हम लोग देखेंगे। सबसे पहले प्राचीन इतिहास देखेंगे, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास देखेंगे, उसके बाद हम लोग आधुनिक इतिहास देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास देखेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक, इससे संबंधित प्रश्न को हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है रॉबर्ट ब्रूसफुट थे तो क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, पूरा वनस्पति शास्त्री थे, इतिहासकार थे। तो वो थे भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। A और B ऑप्शन दोनों सही है। इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। तो किसने किया था? थॉमसन ने किया था, लुबाक ने किया था, टेलर ने किया था, चाइल्ड ने किया था। तो कोपेनहेगन संग्रहालय सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन थॉमसन ने किया था। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक। अगला है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो कब हुआ था? निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है लंगनाज, बीरभानपुर, आदमगढ़, चोपड़ी मांडो। तो पशुपालन के साथ आदमगढ़ से मिले हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चोपड़ी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से, सराय नाहर से, राय से। तो हड्डी के उपकरण के साथ महदहा और सराय नाहर दोनों स्थान से मिले हैं। C और D ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यकाल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से, महदहा से, लेखैया से, चोपड़ी मांडो से। तो कहाँ से मिले हैं हड्डी से निर्मित आभूषण? सराय नाहर राय से और महदहा से। A और B ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से? सराय नाहर राय से, दमदमा से, महदहा से, लंगनाज से। तो कहाँ से मिले हैं एक ही कब्र के 3 मानव कंकाल? दमदमा से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो कब हुई थी? नवपाषाण काल में हुई थी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नीलगिरी पहाड़ी में, शिवालिक पहाड़ी में, नल्लामलाई पहाड़ी में, नर्मदा घाटी में। तो नर्मदा घाटी में मिला है। अगला क्वेश्चन है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? गंगा नदी घाटी से, यमुना, नर्मदा, तापी। तो नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा।
अगला है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा। तो सबसे सर्वप्रथम प्रमुख अनाज क्या था? जौ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोल्डीवा से, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से, टोकवा से। तो लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार ऐसे। अगला क्वेश्चन है नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं प्रारंभिक प्रमाण। अगला है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? भागौर से मिले हैं। बागौर मिले हैं। ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिस पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। 1, 3, 4 सही है, 1, 2 सही है, 1, 2, 3 सही है, 3, 4 सही है। तो कौन सही हो जाएगा? 1, 3, 4 सही है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन HD संकालिया ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नौदा टोली मध्य प्रदेश में अवस्थित है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई किस रूप में की गई? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राग का टीला वो संगनकल्लू से संबंधित है। संगनकल्लू से संबंधित है। यह कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भीमबेटका ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित हैं। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका में प्राप्त हुए हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों में प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो PS वांकणकर है। भीमबेटका को किसने खोजा था? भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णुधर वांकणकर ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ था। OCP का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन को आप लोग वीडियो रोक के देख सकते हैं। अगला है ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में तो उत्तर से दक्षिण की ओर
दफनाते थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी समाधान प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का भी समाधान प्राप्त हुआ है बुर्जहोम से। बुर्जहोम जी जो है जम्मू कश्मीर श्रीनगर में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो बुर्जहोम से मिला है। अगला क्वेश्चन है गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। अगला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ ऐतिहासिक स्थान दिया हुआ है, दूसरी तरफ ख्याति का कारण दिया हुआ है। बुर्जहोम ये नौपाषाणिक पुरास्थल है, ठीक है। और चंद्र केतुगढ़ जो है ये टेराकोटा कला से संबंधित है। गणेश्वर जो है ताम्र कालीन कृतियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, पहला नहीं सही है। अगला है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखैया में मिले हैं। अगला है अभिकथन है और कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या कहता है? विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया। कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो ए आर दोनों सही आ रहे की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृत मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। फर्स्ट रिवीजन हम लोग करेंगे, केवल क्वेश्चन है उसका आंसर देखेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। अब आ जाते हैं सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति पर, इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है। तो किस पर आश्रित है? अर्थव्यवस्था पर आश्रित है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? हड़प्पा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने के महत्वपूर्ण कारण है उनके मृदभांड। अगला है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इनके पास चित्रलेखी लिपि थी, इनके पास लोहे और रचा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पुरातत्व संबंधी खुदाई जो है प्रकाश डालता है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई है। तो क्या पाई गई? मोहरें पाई गई है। अगला है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो एम रफीक मुगल जो है ये हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरित, इससे संबंधित नहीं है। जे.एच. मैके सुमेर के लोगों का पलायन, ये सही है। मार्टिमर व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन, ये भी सही है। अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्वी हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणामस्वरूप हुआ, ये भी सही है। पहला जो है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है ये जो है जे.एच. मैके का मानना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी, ठीक। एक का तीसरा किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है।
ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी ने की हस्तिनापुर, बीबी लाल तक्षशिला की को जॉन मार्शल ने, कौशाम्बी एनजी मजूमदार ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का उपयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से माना जाता है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण नहीं हुआ है? गाय का नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो हड़प्पा स्थल सोहगौरा जो है हड़प्पा स्थल नहीं है, बाकी है चंदोदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर, सब हड़प्पा स्थल है। अगला है, प्राचीन स्थल दिया हुआ है, पुरातात्विक खोज दिया हुआ है, इसको मिलाना है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है, लोथल से गोदीबाड़ा मिला है, लोथल से गोदीबाड़ा मिला है, और धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, बनावली से पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रकृति मिली है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में। निम्नलिखित में किस हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हड़प्पा से सावधान R37 मिला है, लोथल से कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है, जुता हुआ खेत मिला है। ऑप्शन मिला लीजिए अब। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा। कालीबंगा से जुता हुआ खेत सी का चौथा है, बी का दूसरा है। मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति मिली है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हड़प्पा से सावधान, लोथल से गोदीबाड़ा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति मिली है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाना है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, हस्तिनापुर गंगा के किनारे है, नागार्जुन कोंडा कृष्णा के किनारे है, कृष्णा के किनारे, पैठन जो है ये गोदावरी नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर किनारे, लोथल भोगवा किनारे, रोपड़ सतलज किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी नदी के किनारे अवस्थित है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा स्थल असत्य है? तो लोहे से परिचित है, यही असत्य है, बाकी सब ये सत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार वाणिज्य का उन्नत दशा थी, मत देवी की उपासना होती थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी सही है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल जो है गुजरात में है, कौन सुमेलित नहीं है? कालीबंगा ये हरियाणा में नहीं, राजस्थान में है, राजस्थान में है। रोपड़ पंजाब में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में कौन स्थित है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में और हुलास उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही, बनावली हरियाणा सही, दैमाबाद महाराष्ट्र सही, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, ये हरियाणा में है, हरियाणा में। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हड़प्पी स्थल दिया हुआ है और स्थिति दी हुई है। सबसे पहले मांडा जो है जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में,
राखीगढ़ी हरियाणा में, ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मांडा जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, फिर मिलाना है। हुलास जो है, हुलास उत्तर प्रदेश में है, हुलास उत्तर प्रदेश में है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। डी का पहला, बी का दूसरा, देखिए किस ऑप्शन में है। डी का पहला, बी का दूसरा, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बालू हरियाणा में है। मांडा जम्मू कश्मीर में, पाडरी गुजरात में, हुलास उत्तर प्रदेश में। हड़प्पन संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन से स्थल अवस्थित हैं? तो वो हैं मोहनजोदड़ो और चंदोहोदड़ो। हड़प्पा संस्कृति में सिंधु से अवस्थित है, सिंधु में। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चंदोहोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने किया था। चंदोहोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। दधेरी कहाँ पे है? पंजाब में है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल भारत में स्थित है, गुजरात में है लोथल। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्विक स्थल करता है, किस नदी पर है? भोगवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल। लोथल हड़प्पा का बंदरगाह है। अगला है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से प्राप्त हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कालीबंगा है, रोपण है, लोथल, पाटलिपुत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा सभ्यता का बृहद स्थल है। भारत में हड़प्पा सभ्यता का बृहद स्थल राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी है वे थी, तो कौन कौन सी थी? सिंधु, चेनाब और झेलम थी। गंगा नदी किनारे नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, आयोग ने कोई उत्तर नहीं माना है। अगला है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरास्थल खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी जी हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की। लोथल की खोज AR वत्स ने, सुतकोड़का की JP जोशी ने, धौलावीरा की खोज BK थापड़ ने नहीं बल्कि RS विष्ट ने की थी। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, A कनिंघम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? RD बनर्जी है, K दीक्षित है, MS वस्त है, BA स्मिथ नहीं है। अगला है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता के लगभग सभी में कुएं के अवशेष मिले। हड़प्पा में मिले, लोथल में, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो सभी मिले हैं, इसलिए आयोग ने इसका कोई आंसर नहीं दिया है। अगला है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल आया, उसके बाद आहत मुद्रा
चांदी के सिक्के, उसके बाद सोने के सिक्के, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया, तो वह तांबा का उपयोग किया था। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी सभ्यता, हड़प्पी संदर्भ में मिला है, कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। अगला है हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहा की नहीं हुई है। कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों के बीच स्थित है, बनौली है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बनौली जो है घग्गर और उसकी सहायक नदियों के बीच स्थित है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपण और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा में लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग का पता नहीं था। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाएगा। 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगर अब बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं। कारण क्या है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो यार दोनों से हर एक की व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा जिस राज्य में अवस्थित है वह है गुजरात है। धौलावीरा गुजरात में अवस्थित है। कौन सा हड़प्पी स्थल नगर 3 भागों में विभक्त था, तो कौन था, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और सुरकुर्दा। तो धौलावीरा था। धौलावीरा जो है आयताकार बना था, ये 3 भागों में विभक्त था, मध्य नगर, निचला नगर और किला। अगला है निम्नलिखित में से कौन से स्थल 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहरों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था, तो धौलावीरा है। धौलावीरा जो गुजरात राज्य में अवस्थित है। एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से 200 संस्कार का प्रमाण मिला है। 200 संस्कार का प्रमाण कहाँ से मिला है, आयोग ने इसका आंसर सी और डी दोनों को माना है। अगला है हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, मानव समाधान प्राप्त हुआ है। मानव समाधान प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये यूपी PCS 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया था, भारत ने किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण प्रस्तुत करते हैं, तो कौन से लक्षण, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, केवल बी ऑप्शन सही है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। इस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, तो बैल का मिलता है, हाथी का, भेड़ का, घोड़े का नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, शेर के नहीं हुए हैं। मृण पट्टिका का उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है, बनौली, कालीबंगा, लोथल और सुरकुर्दा से, तो बनौली से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से प्राप्त हुई। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी, मिस्र की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आर्यवर्त 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, आर्यवर्त 2016 में। तो सबसे पहले एजटेक सभ्यता, फिर माया सभ्यता, फिर मुइका, फिर इंका। एजटेक, माया, मुइका, इंका। अगला क्वेश्चन है लेखन कला की उचित
प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, तो कौन सी सभ्यता थी? सुमेरिया की सभ्यता थी। नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक काल। वैदिक काल से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। वैदिक काल से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम है। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ हैं अस्कनी, चिनाब को अस्कनी कहा जाता था, ब्यास को बिपाशा, परसोड़ी रावी, बितास्ता झेलम, कुंभा काबुल, क्रूमु कुर्रम, गोमती कोमल, स्वास्तु स्वात, सदानीरा गंडक, सतुद्री सतलज, दृशदयी घग्गर। ठीक, इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द जो है इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है, क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। त्रयी नाम है, त्रयी जो है 3 वेदों का नाम है, तीनों वेद जो हैं उसी को त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख है? तो ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाए जाते हैं, पुरुष सूक्त मूलतः पाए जाते हैं, तो कहाँ से पाए जाते हैं? ये ऋग्वेद में पाए जाते हैं। सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। अथर्ववेद, अथर्ववेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद जो है औषधि से संबंधित है। और ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद जो है ये ईश्वर महिमा से संबंधित है। और यजुर्वेद जो है ये वेदांत से संबंधित है, विधि से संबंधित है। सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऋग्वेद संगीत में स्रोत से संबंधित है। ऋग्वेद जो है ऋग्वेद जो है स्रोत और प्रार्थनाओं से संबंधित है। यजुर्वेद जो है ये स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है। सामवेद जो है संगीत में संबंधित है। अथर्ववेद तंत्र मंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया वशीकरण का वर्णन है, तो किस वेद में है वो? अथर्ववेद में है, अथर्ववेद में है। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, तो कितनी हैं? ऋग्वेद में जो है 1028 हैं, ऋग्वेद में ऋचाएँ 1028 हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन है, ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है। सामवेद का ब्राह्मण पंचविश है। अथर्ववेद का है गोपद है। यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण है, यजुर्वेद का शतपथ। ऋग्वेद का ऐत्रेय, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपद, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो वह है ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित, अभी हम लोग देखें, देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। पंचविश ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। अगला है, गोपद ब्राह्मण संबंधित है। गोपद ब्राह्मण जो है अथर्ववेद से संबंधित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो वह सोम एवं पे पर नामकृत देवता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है।
यजुर्वेद से पता चलता है। विधि विधानों का यजुर्वेद से पता चलता है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगला है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित है। उपनिषद का मुख्य विषय है क्या है? दर्शन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो उपनिषद में मिलती है। अगला है आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद से प्राप्त होता है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। नचिकेता आख्यान का उल्लेख कठोपनिषद में मिलता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के शासक थे? कैकेयी के शासक थे। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिताओं का सही क्रम है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सर्वाधिक वर्णित नदी जो है सिंधु है। सिंधु है। अगला क्वेश्चन है वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित में से किस नदियों के नाम पर साथ की जाती है? चेनाब के साथ की जाती है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है? कुंभा और क्रुमु। कुंभा मतलब काबुल, क्रुमु मतलब कुर्रम। अगला क्वेश्चन है वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। कूट को मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कुंभा काबुल, सदानीरा सतलज, सतुद्री, पहले का दूसरा, ए का दूसरा, सी का चौथा किसमें है? ए का दूसरा, सी का चौथा किसमें है? ए का दूसरा, सी का पहला। कुंभा, काबुल, परशुड़ी, रावी, सदानीरा, गंडक, सतुद्री, सतलज। सतुद्री, सतलज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष वेदोत्तर काल में प्रचलित है? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ए और सी दोनों है। अगला है धर्म तथा ऋतु। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता में से केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। इस संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकलन था। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उससे अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। अगला है भारतीय संस्कृति के संदर्भ में ऋतु का अर्थ है। ऋतु का अर्थ है प्राकृतिक नियम से। निम्नलिखित में से वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो किसे माना जाता था? बृहस्पति को माना जाता था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बहु वृंदावादिनी थी? ब्रह्मावादिनी। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मावादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? तो वो थी लोपमुद्रा। लोपमुद्रा। अगला है ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका उपयोग एक अर्थ के रूप में होता है। क्या है वो? सिक्का है। सिक्का है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में निष्क के किस अंग का आभूषण था? वो निष्क जो है गला का आभूषण था। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे, स्वर्ण आभूषण के रूप में जाने जाते थे। निशाका स्वर्ण आभूषण के रूप में जाने जाते थे। अगला है बुगज गोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो बुगज गोई अभिलेख है। बुगज गोई अभिलेख। बुगज गोई अभिलेख है। अगला है 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है।
तो भूगत गोई से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, जिस ग्रंथ में पुरुषमेध का उल्लेख हुआ है वह है? पुरुषमेध एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 30वें अध्याय कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय ब्राह्मण में वर्णित है। ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, नहीं माना है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। तो कौन थे? ऋषि गौतम राहुगण थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था? तो किसको समझा जाता था? कुरु और पांचाल को। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो बलि एवं कर्मकांडों में विश्वास करती थी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परशुराम नदी के तट पर लड़ा गया था। परशुराम नदी के तट पर लड़ा गया था। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परशुराम के किनारे। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? तो सरस्वती नदी को किया गया है। अगला है, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। किकट जो है नहीं संबंधित है। प्राचीन काल में आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, कृषि था। कृषि मुख्य साधन था। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द का किस कृषि उत्पाद में प्रयोग किया गया था? जौ के लिए किया गया है यव का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ब्रीही जो है ये चावल से संबंधित है। मुदक जो है मूंग से, यव जो है जौ से, इच्छू गन्ना कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक हैं? व्यापारी वर्ग के नागरिक हैं। पढ़ी लोग व्यापारी वर्ग के नागरिक हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो वंश परंपरागत राजतंत्र था। वैदिक युग में वंश परंपरागत राजतंत्र था। अगला है, ऋग्वैदिक युगीन सभ्यता है? तो मंत्री परिषदी थी। वैदिक युगीन सभ्यता थी, मंत्री परिषदी थी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। अगला है, ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वैदिक जनसभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, उसे सभा कहा जाता था। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक धर्म था? ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? बहुदेववादी। ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है? किसको समर्पित है? इंद्र को समर्पित है, इंद्र देवता को। निम्नलिखित में से किसी ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? इंद्र को युद्ध देवता समझा जाता था। ऋग्वेद में शारीरिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झंझावात के देवता थे, पापियों के दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। इसमें से कौन सही हो जाएगा? 1 और 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र थे। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता था? इंद्र को माना जाता था। अगला है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है?
गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, अवंश, चरित्र संकेतक है। किसके संकेतक है? पुराणों के संकेतक है। पुराणों की संख्या है 18 है। 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? जय संहिता के रूप में जानी जाती है। शतस्रही संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? महाभारत का। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? वासुकी ने। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृष्ट हुई थी? धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः क्या है? उपनिषदों का है। तमसो मां ज्योतिर्गमय उपनिषदों का है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है? इनमें से कोई नहीं। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनव्यायी माँ होने के लांछन को चुनौती देती थी, उल्लेख है। छंदोग्य उपनिषद में उल्लेख है। अगला है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि थी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध था ऋग्वेद से। अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस चीज़ से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया? गाय को माना गया। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग गाय के लिए हुआ था। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है गाय के लिए। ऋग्वेद आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर शास्त्र का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसका उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं है। केवल पहला सही है। अगला है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता थी। ठीक। 1 का चौथा किसमें है? पहले में भी है, चौथे में भी है। और सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता थी। वैदिक समाज कृषक समाज था। ठीक। मध्यकाल जमींदारी काल समाज था। ऋग्वैदिक समाज चारागाह का था। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता नगरी, वैदिक, उत्तर वैदिक कृषक, ऋग्वैदिक समाज चारागाह, मध्यकाल जमींदारी। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन से शब्द 3 वर्गों का नहीं है? कोश जो है 3 वर्गों का नहीं है। अगला है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या 16 संस्कार है। अगला है, जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था, उपाध्याय कहलाता था। नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न देखेंगे। बुद्ध के जन्म से संबंधित कुछ प्रतीक देख लेते हैं। जन्म कमल एवं सांड, जन्म का प्रतीक गृहत्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक पीपल, निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है। और संगीत देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत कब हुआ था? 483 में राजगिरी में हुआ था। महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। सुखकामी की अध्यक्षता में कालशोक के शासनकाल में। तृतीय पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगालीपुत्र के शासनकाल में। मोगालीपुत्र की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। वसमित के अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में। इसका एक ट्रिक है रवा पका।
रवा पका। राजगीर अजातशत्रु के काल में, वैशाली अशोक के काल में, पाटलिपुत्र अशोक के काल में, वैशाली काल अशोक काल में, पाटलिपुत्र अशोक के काल में, कुंडलवन कनिष्क के काल में। ठीक, क्वेश्चन इसका देख लेते हैं हम लोग।